साथियों नमस्कार। साथियों, वर्तमान युग में हमारी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इन सुविधाओं से हमको एक सहज रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है। कई तरह की सुविधाएं हमको प्राप्त हो जाती हैं। इसकी उपयोगिता को और इसके लाभ को हम माप नहीं सकते। ये एक अप्रमेय चीज है, किंतु इसका एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड में निरंतर इंटरनेट पर निर्भरता के कारण कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराध उत्पन्न हुए हैं। और इसमें कई समाज और सरकार को कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं। जो अपराध उत्पन्न हुए हैं उनमें साइबर स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी, साइबर मानहानि और अन्य अधिनियमों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इस श्रेणी में, साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, हम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग प्रतिदिन दिन प्रतिदिन में हमारे लिए एक आवश्यकता बन गया है। तो हम आईटी एक्ट 2008 और इसके अंतर्गत साइबर क्राइम और पनिशमेंट संबंधी जो कानून और नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, उनका अध्ययन हमको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बाहरी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जो साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान रखते हैं और वे सफल भी होते हैं अपने उद्देश्यों में। वे कंप्यूटर को एक अपना साधन बनाते हैं और उसके माध्यम से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और यदि ऐसे किसी हम नुकसान का शिकार हो गए तो हमें किस प्रकार, किन प्रावधानों के अंतर्गत हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं, या हमें यह भी जानना आवश्यक है कि हम इंटरनेट पर कई विदेशी साइट्स को सर्फिंग करते हैं। कई ऐसे इंटरनेट पर साइट्स पर जो प्रपोजल होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक प्रतीत होते हैं, और हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऐसे कोई काम करते हैं, किंतु हमारे साथ वहाँ फ्रॉड हो जाता है। और यदि हम भी कुछ ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो हमारी ओर से फ्रॉड बन जाए, हमारी ओर से क्राइम बन जाए, तो वो इन सब बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना आवश्यक हो गया है। तो साथियों, हम इस दृष्टि से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का अध्ययन आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज हम इस एक्ट को किस प्रकार पारित किया गया, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, ये अधिनियम किस मंत्रालय का है और कब पारित किया गया? साथियों, ये अधिनियम कानून, न्याय और कंपनी मामले मंत्रालय, विधान विभाग, भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट द्वारा। इस अधिनियम को 9 जून 2000 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। अर्थात मूल अधिनियम जो था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था, और वो 9 जून 2000 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद पब्लिश हुआ था। इस मूल अधिनियम में जो धाराएं थी, उनको आने वाले वर्षों में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसके आधार पर संशोधित करना आवश्यक प्रतीत हुआ। और इसमें एक संशोधन प्रस्ताव लाया गया जो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक 2006 कहलाया। और ये विधेयक संशोधित रूप में 22 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ और 23 दिसंबर 2008 को राज्यसभा में पारित हुआ। इसके पश्चात संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया।
साथियों, ये अधिनियम क्यों बनाया गया? ये अधिनियम इसलिए बनाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों से किए गए लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान की जानी थी। क्योंकि अभी तक हमारा जो कार्य था वो पेपर आधारित था, और वर्तमान युग में हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों से किए गए लेन देन कर रहे हैं, किंतु इनको कानूनी मान्यता नहीं थी। ये सब जो लेन देन हो रहा था ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। तो इसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो ये इस प्रकार से माना गया है कि सूचना और संचार और संग्रहण के पेपर आधारित तरीके जो थे उसमें एक एडिशनल विकल्प के उपयोग के रूप में शामिल किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। तो इस कारण से ये अधिनियम पारित किया गया, और इसमें आगे ये भी देखा गया कि सरकारी एजेंसियों द्वारा दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा मिले, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अपने दस्तावेजों को पेपर फॉर्म में तैयार करती है, जैसे रजिस्टर और अन्य कागजात वगैरह। इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाने के लिए भी अन्य अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रकाश में। जिन अधिनियमों में संशोधन किया गया है वे हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में, और उनसे जुड़े अन्य मामलों के लिए और तत्संबंधी आकस्मिकताओं के लिए भी संशोधन किया गया है। तो ये एक व्यापक रूप में जो है हम देखते हैं कि इसका एक व्यापक प्रभाव है इस अधिनियम का, और उसी की आवश्यकता के मद्देनजर ये अधिनियम बनाया गया है। इसको इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल recognition for the transaction carried over by means of the electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as electronic commerce, which involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information to facilitate electronic filings of documents with the government agencies, and further to amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891, and the Reserve Bank of India Act 1934, and for matter connected therewith or incidental thereto. अब ये प्रश्न आता है कि भारत सरकार को यह अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अभी हमने देखा कि भारत सरकार को जो अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ गई वो एक मूल अधिनियम और हमारे अन्य सहपठित अधिनियमों की आवश्यकता के कारण पड़ी, किंतु उसका एक मूल जो है वो बहुत अलग है। वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा का संकल्प पर आधारित है। ये इसमें ये हुआ कि जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने संकल्प 30 जनवरी 1997 को पारित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर एक मॉडल कानून को अपनाया है, और वो उस मॉडल कानून के आधार पर ये संकल्प से अपेक्षा की गई कि सभी देश अपने देश में एक साइबर से संबंधित एक कानून बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर एक कानून बनाएंगे। क्योंकि इसका हमको एक थोड़ा सा एक पिछले सिनेरियो पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है कि हमारे देश में कंप्यूटर 1991 में आया, जो यूनिक्स लिनक्स बेस्ड था। उसके पश्चात 1998 में विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर आ गए, किंतु ये जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आए उससे पहले विकसित देशों में कंप्यूटर आ चुके थे, इंटरनेट भी प्रारंभ हो चुका था, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से सारा कार्य होने लगा था। तो ये 1997 में ही एक मॉडल कानून संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा बना दिया गया था, और उसी के प्रकाश में
हमारे देश में भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया, जिसमें चूंकि व्यापक प्रावधान नहीं थे और समय और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे कानूनों में संशोधन की आवश्यकता हुई, जो 2008 में किए गए और आज संशोधित अधिनियम हमारे सामने है। इसी अधिनियम को हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। Whereas the General Assembly of the United Nations by resolution dated 30 January 1997 has adopted the model of electronic commerce adopted by the United Nations Commission on International Trade Law. अब ये अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा? ये इसकी प्रस्तावना में ये बताया है कि इस अधिनियम में कुछ भी प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के माध्यम से पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दस्तावेजों या लेन देन पर लागू नहीं होगा। अब जो मूल अधिनियम में जो पहली अनुसूची दी गई है वो क्या है? उस अनुसूची में जो 5 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं या ट्रांजैक्शन बताए गए वो इस प्रकार हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट other than the check as defined in section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881. Second, a power of attorney as defined in section 1A of the Powers of Attorney Act 1882. Third, a trust as defined in section 3 of the Indian Trust Act 1882. Fourth, will as defined in clause H of section 2 of the Indian Succession Act 1925, including any other testimony, disposition by whatever name called. Fifth, any contract for the sale of conveyance of immovable property or any interest in the such property. ये 5 डॉक्यूमेंट्स या ट्रांजैक्शंस हैं, इन पर ये जो संशोधन किए गए हैं अधिनियम में, ये उस पर लागू नहीं होते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूटेड वाइट ITTA 2008, नथिंग इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल बाय वे ऑफ एडिशन और डिलीशन ऑफ एंट्रीज देयरटू। अगला जो प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है इस अधिनियम को पारित करते समय कि उपधारा 4 के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। Every notification issued under subsection 4 shall be laid before each house of parliament. अब जो बात आती है कि जो संकल्प है उसमें अन्य बातों के साथ साथ क्या सिफारिश की गई है अधिनियम में कि संचार और भंडारण के कागज आधारित तरीकों के विकल्पों पर लागू कानून की एक रूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य अपने कानूनों को अधिनियमित या संशोधित करते समय उक्त मॉडल कानून के अनुकूल विचार करें। अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनने के बाद राज्य के कई कानूनों पर इसका प्रभाव हुआ है। तो ये अधिनियम ये अपेक्षा करता है कि राज्य सरकारें अपने कानूनों को जो संशोधन करेगी यानी पेपर फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कानूनी मान्यता देने का जो प्रावधान करेगी उसमें इस मॉडल कानून को के अनुकूल ही विचार करना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिया गया है और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 है इसके अनुकूल ही विचार करना है। उक्त संकल्प को प्रभावी करने और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से सरकारी सेवाओं के कुशल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए इसे आवश्यक माना जाता है। ये जो संशोधन किए जाना है ये अनिवार्य है राज्य सरकारों द्वारा, क्योंकि उक्त संकल्प को प्रभावी करना है तो पूरे देश में एक समान प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना है और उस माध्यम से सरकारी सेवाओं की कुशल डिलीवरी नागरिकों को दी जाना है और उसको बढ़ावा दिया जाना है, तो इसके लिए आवश्यक है और इसलिए इसको भारत गणराज्य के 51वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
इंग्लिश में हम देख लेते हैं. एंड वेयर इज द सेट रेजोल्यूशन रिकमेंडेड इंटर एलिया दैट ऑल स्टेट्स गिव favorable consideration to the said model law when they enact or revise their laws in view of need of uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based method of communication and storage of information, and whereas it is considered necessary to give effect to the said resolution and to promote efficient delivery of government services by means of the reliable electronic record, be it enacted by Parliament in the 51st year of the Republic of India as follows. अब इस अधिनियम को क्या कहा जाएगा? इस अधिनियम को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहा जा सकता है और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा संशोधित लिखा जा सकता है. पुनश्च सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन विधेयक 2008 द्वारा संशोधित किया गया था और इस प्रक्रिया में अंतर्निहित अधिनियम का नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कर दिया गया था, जिसे बाद में ITAA 2008 के रूप में संदर्भित किया गया है. अर्थात आज की स्थिति में हम इसको सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के नाम से जानेंगे. इंग्लिश में देख लेते हैं. Preliminary, short title, extent, commencement and application. This act may be called the Information Technology Act 2000 as amended by Information Technology Amendment Act 2000. Information Technology Amendment Bill 2006 was amended by Information Technology Act Amended Bill 2008, and in the process the underlying act was renamed as Information Technology Amendment Act 2008, hereinafter referred to as ITAA 2008. आगे इस अधिनियम का प्रभाव कहाँ कितना व्यापक होगा ये भी देखते हैं कि इस अधिनियम में कहा गया है कि इसका विस्तार पूरे भारत पर होगा और इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर यह किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होता है. अर्थात इस अधिनियम का विस्तार पूरे भारत पर तो है, परंतु इसमें कोई एक्सेप्शन है, कोई अन्यथा कोई प्रदान किया गया कोई अपवाद है, उनको छोड़ के यह कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर भी किसी अपराध को करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत या साइबर के अंतर्गत, तो ये उस अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होगा. इंग्लिश में देखते हैं. इट शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड सर्व एज अदरवाइज provided in this act. It applies also to any offense of contravention hereunder committed outside India by any person. अब ये अधिनियम कब लागू होगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है. अधिनियम ये कहता है कि यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियत कर सकती है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग तिथियां नियत की जा सकती है और इस अधिनियम के प्रारंभ के लिए ऐसे किसी भी प्रावधान में किसी भी संदर्भ को माना जाएगा, उस प्रावधान के प्रारंभ का एक संदर्भ अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 से अधिसूचित किया गया है, जो ITAA 2008 के माध्यम से संशोधन से अधिसूचित किया गया है. इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मूल अधिनियम 2000 रहेगा और इसका संशोधन 2008 माना जाएगा, वो अधिसूचित माना जाएगा. It shall come into force on such date as the central government may by notification appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this act, and may reference, if any such provisions to commencement of this act shall be constituted as a reference to the commencement of provisions act notified with effect from October 17, 2000 amendment White ITA 2008 notified with effect from. साथियों, ये अधिनियम के अधिसूचना का विवरण था. अधिसूचना में क्या प्रावधान थे और इस अधिनियम को क्या कहा जाएगा और ये कब से अधिसूचित माना जाएगा. अब आगामी कक्षा में हम अधिनियम में दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे. साथियों, यह अधिनियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति महत्वपूर्ण है. इसमें 91 धाराएं हैं. सभी को समाहित करते हुए हम आगामी कक्षाओं में
जानकारी निरंतर जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।